नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पश्चिम बंगाल दौरे के अंतिम दिन अमित शाह आज कोलकाता में पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ करेंगे बैठक। कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर करेंगे ध्वजारोहण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज जाएंगे बांग्लादेश। ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार होंगे शामिल। खेल की खबरों में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 5वें टी20 मैच में हराकर 5-0 से क्लीन स्वीप किया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लगाया शानदार अर्धशतक। और 2025 का आज अंतिम दिन। नए साल के स्वागत के लिए पर्यटन स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज अपने दिन की शुरुआत कोलकाता में ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन और पूजन के साथ करने वाले हैं। इसके बाद वो भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही वो आज कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। इससे पहले मंगलवार को अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल में पश्चिम बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है। उन्होंने कहा कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने घुसपैठ को देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया और कहा कि देश की संस्कृति और सुरक्षा बचाने के लिए बंगाल की सीमाओं को सील करने वाली सरकार जरूरी है। इस पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की सुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग की कथित मौत को लेकर परिजनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। परिवार का आरोप है कि इनकी जिम्मेदारी बनती है। पुरुलिया के मृत मतदाता दुर्जन माझी के बेटे कन्हई माझी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी। उनका दावा है कि मृतक दुर्जन को एसआईआर की सुनवाई के लिए बुलाया गया, जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके बाद रेल की पटरी से उनका शव बरामद हुआ। इससे पहले बीते शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होनी चाहिए। अभिषेक बैनर्जी की एफआईआर वाली टिप्पणी के बाद इस शिकायत के आधार को लेकर विश्लेषण शुरू हो गया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि थाने में दी गई शिकायत अंग्रेजी में लिखी है, जबकि नीचे मृतक के बेटे के बांग्ला में हस्ताक्षर हैं। सवाल ये उठ रहा है कि बंगाल के पिछड़े जिले के एक सुदूर इलाके में रहने वाले आदिवासी युवक को अंग्रेजी में शिकायत पत्र किसने लिख कर दिया। पुरुलिया की इस घटना पर चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कानून इस बारे में स्पष्ट है। धारा 16 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसके बावजूद अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो ये गैर कानूनी होगा। अपने कर्तव्य निभाते समय किसी भी सीईओ पर आधिकारिक आरोप नहीं लगाए जा सकते। अगर पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करती है तो उसके कानून से जुड़े हुए परिणाम भुगतने होंगे। सीईओ कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य को फर्जी मतदाताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन उस निर्देश का पालन नहीं किया गया। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार यदि अवैध रूप से एफआईआर दर्ज की जाती है तो पुलिस सहित संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें याद दिलाया जाएगा कि लोकपाल कानून के अनुसार किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ ठोस सबूत और विशिष्ट शिकायत होने पर ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखने का फैसला किया। इसी सिलसिले में टीएमसी पार्टी का 10
सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज राजधानी नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में संसदीय दल के नेता अभिषेक बैनर्जी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। बांग्लादेश ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। खालिदा जिया की नमाज़े जनाजा आज दोपहर करीब 2 बजे ढाका में जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा और माणिक मियां एवेन्यू पर होगा। उन्हें उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पास दफनाया जाएगा। अंतरिम सरकार ने बताया कि अंतिम संस्कार तक की पूरी प्रक्रिया पूरे राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे और रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे। समारोह के दौरान दोनों दिग्गज नेता अंगर टीला से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय अनुष्ठान में देश भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। रामनगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड रेल तकनीक के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने ट्रायल रन के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल कर अपनी क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। यह परीक्षण कोटा नागदा रेलखंड पर किया गया, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखी जा सकती है। रेल मंत्री ने इसे भारतीय रेलवे के लिए नई पीढ़ी की तकनीक की दिशा में बड़ा कदम बताया। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये ट्रायल रेल सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि कोटा नागदा सेक्शन पर तेज गति से दौड़ती वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देश में विकसित अत्याधुनिक रेल तकनीक और उच्च सुरक्षा मानकों को दर्शाती है। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन की गति, संतुलन और डिजाइन का परीक्षण किया गया। तेज रफ्तार के बावजूद कैबिन में रखे पानी से भरे ग्लास बिना हिले स्थिर दिखाई देते हैं, जो ट्रेन की बेहतरीन स्थिरता और उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। बात काशी तमिल संगमम की, जिसके चौथे संस्करण का तमिलनाडु के रामेश्वरम में विधिवत समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय सीपी राधाकृष्णन उपस्थित रहे। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन भी इस समारोह में उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के समापन समारोह का आयोजन पवित्र रामेश्वरम की धरती पर किया गया। समारोह को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संबोधित किया। उन्होंने काशी और तमिलनाडु को भारतीय सभ्यता के प्रकाश स्तंभ बताते हुए कहा कि ये संगम हजारों वर्षों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपरा और आपसी संबंधों का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक तमिल और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक काशी का अद्भुत संगम होता है। रामेश्वरम की पवित्र भूमि पर यह भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ काशी और तमिलनाडु ये दोनों प्रकाशमान दीपक एक साथ मिलते हैं। यदि काशी को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, तो भारत के लंबे इतिहास में वो तब भी और आज भी लगातार अपनी सांस्कृतिक केंद्र के रूप में चमक रही है। यदि कहा जाए कि वहाँ नाला डियारो के तेवरम और तिरुवासगम गूंजते हैं, तो उसी समय कबीर के भक्ति गीत भी वहाँ गूंजते हैं। ऐसा ही वह महान पवित्र स्थल है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण काशी के पावन घाटों से प्रारंभ होकर रामेश्वरम के पवित्र घाटों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और अधिक सशक्त किया और लोगों, संस्कृतियों और सदियों पुराने संबंधों को और निकट लाने का कार्य किया। वहीं सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने कहा कि काशी और तमिलनाडु का संबंध कई सौ वर्षों पुराना है।
काशी तमिल संगम की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की गई थी। उनकी दृष्टि स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण थी। उन्होंने काशी तमिल संगम को एक सभ्यतागत पहल के रूप में देखा, न कि केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में। इसका उद्देश्य भारत की जीवंत परंपराओं से लोगों को फिर से जोड़कर राष्ट्र की भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। काशी और तमिलनाडु के बीच का संबंध, काशी और तेनकाशी के बीच का संबंध, काशी और हमारे मायलापुर के बीच का संबंध, इस प्रकार कई सौ वर्षों से काशी और तमिलनाडु के साथ एक अविभाज्य और बहुत मजबूत संबंध रहा है। हमारे तमिल साहित्य में रामायण और महाभारत में भी काशी के बारे में बहुत उच्च बातें कही गई हैं, जहां काशी का एक विशेष स्थान है। इसी तरह महाभारत में आरवन, पोन्नुरुवी, आरवल्ली, सूरवल्ली जैसे सभी पात्र हमारे तमिलनाडु पर आधारित पुराणों की बात करते हैं। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण भारत की सभ्यतागत एकता का जीवंत उत्सव बनकर उभरा, जहां आस्था, भाषा, कला, ज्ञान और परंपराओं का एक साझा लय में प्रवाह हुआ। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाला सांस्कृतिक सेतु रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वीबीजी रामजी मॉडल के तहत राज्यों को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का लाभ हो सकता है, जो पहले के मनरेगा मॉडल की तुलना में अधिक कुशल और आवश्यकता आधारित आवंटन प्रणाली पर आधारित है। इस व्यवस्था से फंड का अधिक न्यायसंगत वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर सौम्या कांति घोष ने इस विषय पर जानकारी साझा की है। काफ़ी स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, बिहार एक बड़ा स्टेट है, जिसमें जो रूरल ग्राम पंचायत है, रूरल पॉपुलेशन है, उसका शेयर ज़्यादा है। तो इसके लिए अगर हम कोई पैरामीटर्स सोचे जिसमें इक्विटी भी हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट का ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राम पंचायत है, रूरल पॉपुलेशन, और एफिशिएंसी देखे, एफिशिएंसी मतलब जो उसी स्टेट में कितना नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना हाउस होल्ड का 100 दिन काम मिला, नहीं तो कितने और कैसे उन्होंने फंड को ट्रांसफ़र किया। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, इक्विटी एंड एफिशिएंसी, ये दोनों को अगर मिला के आप अगर फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका जो फंड ट्रांसफ़र है, हमने ये भी देखा वो बेटर होगा, और एक्चुअली ये जो सालों साल जो फ्लक्चुएशन होता है वो निकल जाएंगे, ये सब के लिए अच्छा होगा। तो मुझे तो मानना है कि ये जो फंड का जो है ये एक डिवोल्यूशन का तरफ से हम सोचे कि ये जो इंडिया में जो 28 स्टेट्स है, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर सबके पास जाएंगे फंड को, ये कंडीशन आपके पास है। और इसको देख के ये भी अच्छा लगेंगे कि क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने अराउंड 60-40 रेशियो होगा, तो 40% स्टेट्स को देना होगा। अगर इसका रिजल्ट अच्छा होगा, स्टेट्स थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा खर्चा करके इसको इम्प्लीमेंट देने के कोशिश नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये अच्छा खासा स्कीम है। वहीं सौम्या कांति घोष ने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले और अधिक आवश्यकता वाले राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा फंड दिए जाएंगे, और इसमें ये प्रावधान है। काफ़ी स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, बिहार एक बड़ा स्टेट है, जिसमें जो रूरल ग्राम पंचायत है, रूरल पॉपुलेशन है, उसका शेयर ज़्यादा है। तो इसके लिए अगर हम कोई पैरामीटर्स सोचे जिसमें इक्विटी भी हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट का ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राम पंचायत है, रूरल पॉपुलेशन, और एफिशिएंसी देखे, एफिशिएंसी मतलब जो उसी स्टेट में कितना नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना हाउस होल्ड का 100 दिन काम मिला, नहीं तो कितने और कैसे उन्होंने फंड को ट्रांसफ़र किया। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, इक्विटी एंड एफिशिएंसी, ये दोनों को अगर मिला के आप अगर फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका जो फंड ट्रांसफ़र है, हमने ये भी देखा वो बेटर होगा, और एक्चुअली ये जो सालों साल जो फ्लक्चुएशन होता है वो निकल जाएंगे, ये सब के लिए अच्छा होगा। तो मुझे तो मानना है कि ये जो फंड का जो है ये एक डिवोल्यूशन का तरफ से हम सोचे कि ये जो इंडिया में जो 28 स्टेट्स है, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर सबके पास जाएंगे फंड को, ये कंडीशन आपके पास है। और इसको देख के ये भी अच्छा लगेंगे कि क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने अराउंड 60-40 रेशियो होगा, तो 40% स्टेट्स को देना होगा। अगर इसका रिजल्ट अच्छा होगा, स्टेट्स थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा खर्चा करके इसको इम्प्लीमेंट देने के कोशिश नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये अच्छा खासा स्कीम है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और हैवी वेट टॉर्पीडो की खरीद के लिए कुल 4,666 करोड़ रुपए के 2 अहम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए।
भारतीय सेना और नौसेना के लिए 4.25 लाख से ज्यादा CQB कार्बाइन के लिए 2,770 करोड़ रुपए का सौदा भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और भारतीय सैनिकों को अत्याधुनिक मारक क्षमता से लैस करेगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना की कैलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए 48 हैवीवेट टॉर्पीडो की खरीद के लिए 1,896 करोड़ रुपए का सौदा इटली की वाज सबमरीन सिस्टम S.R.L के साथ हुआ। इन टॉर्पीडोज से पनडुब्बियों की युद्धक क्षमता बढ़ेगी और ये 2028 तक बांट दिए जाएंगे। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। उत्तर पूर्वी भारत समेत देश का अधिकांश हिस्सा ठंड की चपेट में है। कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। विजिबिलिटी कम होने से सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक ये स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, चंडीगढ़ में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में शीतलहर की आशंका जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ तेज हवाओं का भी अनुमान जताया है। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में आज और कल के लिए बर्फबारी का अनुमान लगाया। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भारी बर्फबारी की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में छिटपुट से लेकर हल्की वर्षा या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली में पड़ रहे घने कोहरे के चलते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे हैं। एयरपोर्ट पर अभी कैट 3 कॉल प्रोटोकॉल के तहत विमानों का परिचालन किया जा रहा है। इस प्रोटोकॉल के चलते कुछ विमानों में देरी से उड़ान संभव बताई जा रही है, वहीं कई उड़ानें रद्द भी हो सकती हैं। एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी GMR ने यात्रियों से घर से निकलने से पहले विमानों की स्थिति जांचने और एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और नए वर्ष 2026 की शुरुआत हर कोई अच्छी यादों के साथ करना चाहता है। ऐसे में सैलानी पर्यटक स्थलों की ओर चल पड़े हैं। हिमाचल का कुल्लू हो, चाहे हम बात करें मनाली की, वो पर्यटकों की पहली पसंद है। मनाली में तमाम जो टूरिस्ट हैं उनकी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में सैलानी ठंड और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। होटल और रिजॉर्ट्स पूरी तरह पैक्ड हैं। वहीं कैफे और बाजारों में देर रात तक रौनक बनी हुई है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर के प्रमुख जो तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन पर सैलानियों की जहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है, वहीं गुलाबी शहर कहे जाने वाले जयपुर में भी टूरिस्ट को अगर देखा जाए तो वो उनकी पहली पसंद बना हुआ है। जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर, तमाम किले, जो महल है, वो देश विदेश से आए सैलानियों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। सैलानी यहाँ की संस्कृति, विरासत और खूबसूरती का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। गुलाबी शहर जयपुर में भी सैलानियों का तांता लगा है। जयपुर की मशहूर और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए देश और विदेश से बड़े पैमाने पर सैलानी आ रहे हैं। This is the third day in Jaipur. It's very nice. I love it. हम लोग खाटू श्याम घूमने आए हैं और वहाँ से यहाँ आ गए जयपुर घूमने। बहुत अच्छा है। पिंक सिटी नहीं, यहाँ से अब घर निकलेंगे। अभी यहाँ जाएंगे जल महल, 2-3 प्लेस है वो सब घूमेंगे। जयपुर के अलावा राजस्थान में देखने और घूमने लायक कई जगह हैं। पर्यटक इन जगहों को देखने के लिए घूमने की योजना बना रहे हैं। अभी रात को हम लोग आए, अभी तो जस्ट शुरुआत है, ये फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। अभी देखते हैं कैसा चलता है। लग तो रहा है कि अच्छा ही होगा। हम लोग टूर कंप्लीट करके आए, आज हम लोग का लास्ट डे है, कल घर जाएंगे। लोग जोधपुर, जैसलमेर, बाकी सब घूम के आए हैं, उदयपुर वगैरह सब हो गया। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग और राज्य के अधिकारी सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। उन्हें उम्मीद है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए यहां रिकॉर्ड संख्या में सैलानी आएंगे। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों का। अमेरिका ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स कार्यक्रम से जुड़े आरोपों के तहत ईरान और वेनेजुएला के 10 लोगों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए। ट्रंप प्रशासन ने इसे मध्य पूर्व में अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बताया। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने मंगलवार को इस बाबत जानकारी दी। उनका कहना है कि ये लोग और संस्थाएं आक्रामक हथियार कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। नए प्रतिबंधों की सूची में वेनेजुएला की एक कंपनी और उसके चेयरमैन का नाम शामिल है। इन पर ईरान से ड्रोन खरीदने का आरोप है। इसके अलावा 3 ईरानी नागरिकों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की खरीद से जुड़े होने का आरोप लगाया गया है। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 5-0 से उससे अपने नाम किया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंका को 15 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 68 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना पाई। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच और शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ये तीसरा मौका है जब भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज को 5-0 से क्लीन स्वीप किया। वहीं श्रीलंका ने 5 मैच की कोई सीरीज 5-0 से गंवाई है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।